स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यशवंत टेक वीडियोज़ में। आज हम लोग ट्रिपल सी का एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो रियल एग्ज़ाम में आते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, मतलब समझेंगे भी उसका और डिटेल्स में भी। तो कुछ क्वेश्चंस ट्रिपल सी का जो रियल पेपर आता है उसका हम चलिए सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड आपको काफ़ी डीपली भी हम समझाएंगे। जो उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन अभी आपको दिखाई दे रहा है, बिजनेस संस्था द्वारा प्रयुक्त डोमेन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ चलिए आपको कुछ चीज़ें और समझाएं कि डोमेन क्या होता है। आप देखे होंगे कोई वेबसाइट होती है तो उस वेबसाइट के लास्ट में आपने देखा होगा या तो .com लिखा होता है, .edu लिखा होता है, .bus हो सकता है, .bns हो सकता है, .uk, .us, .in, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लास्ट में ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे आपको अगर कोई अपनी वेबसाइट बनानी है तो उस वेबसाइट को पहले किसी डोमेन पे रजिस्टर करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा डोमेन है। तो ये जो लास्ट में कॉम लिखा है ना, कॉम का मतलब यहाँ पर होता है कॉमर्शियल। ठीक है, कॉमर्शियल मतलब बिजनेस। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहिए, .com डोमेन चाहिए। ऐसे ही अगर इंडिया का साइट है तो उसमें आगे क्या लगा होता है, .in लगा होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो .org लगाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के डोमेन्स होते हैं। आपसे जो पूछा गया है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो भी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो .com डोमेन खरीदते हैं, उनके लिए ये डोमेन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक के अंतर्गत डेटा किस प्रकार लिखते हैं। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है, वॉइस रिकॉग्निशन या स्पीच रिकॉग्निशन भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो किस तरीके से होगा, बोल करके। जैसे कंप्यूटर में अगर हमको कुछ टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग करने के लिए जो हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करते हैं, यानी ऐसे एप्लीकेशंस का यूज करते हैं कि वो हमारी आवाज़ को सुन करके उसकी टाइपिंग कर दे। ठीक है, तो जो आवाज़ को सुन करके टाइपिंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बोलकर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है क्या कहलाती है। तो ये हम आपको और इसे प्रीवियस सेशंस में समझा चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या है। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वो लोग जाके प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस को आप लोग देख सकते हो, उससे पूरा डिटेल्स हमने समझा रखा है कि किस डिवाइस को इनपुट, किसको आउटपुट, किसको स्टोरेज, किसको हम लोग CPU कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि द डिवाइस यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन हम देते हैं जिसका यूज करके, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, और जिससे हम आउटपुट लेते हैं, द डिवाइस विच आर यूज टू टेक रिजल्ट्स या शो रिजल्ट्स, वो होते हैं क्या, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, वेयर यू स्टोर डेटा इज कॉल्ड डेटा सेंटर। इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको हम लोग इंस्ट्रक्टर कहते हैं, लेकिन इनपुट डिवाइस उसको हम कहते हैं जिसका यूज करके हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन भी देते हैं और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। क्लियर है सबको, इनपुट डिवाइस जिससे हम रिजल्ट देखते हैं। कि कुछ एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे माउस क्या है, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ये सब इनपुट डिवाइसेज हैं। और आउट, ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किसी डिवाइस का नाम दे देगा और पूछेगा बताओ ये इनपुट है कि आउटपुट है। जैसे दे दिया माउस इनपुट है कि आउटपुट है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। आउटपुट में कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। और मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, ये सब आउटपुट डिवाइसेज है। तो क्लियर होगा सबको। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप एक वेब ब्राउज़र स्टार्ट करते हैं तब वेब ब्राउज़र में लोड होने वाला वेब पेज इनमें से क्या कहलाता है।
आइए, वेब ब्राउज़र सब लोग समझते हैं, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हम इंटरनेट की पेजेस को ओपन करते हैं। अगर आप लोगों ने नाम सुना हो जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स मोजिला का आता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लोरर आता था, अब उसकी जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एज आने लगा है, ठीक है। सफारी आता है, यूसी ब्राउज़र आता है, ये सब ब्राउज़र्स, ओपेरा आता है, ये सब ब्राउज़र्स हैं। और ब्राउज़र का काम क्या होता है? वेब पेजेस को ओपन करके आपको दिखाना। तो ये सब लोग समझते हैं। क्वेश्चन देखो ऐसे भी आते हैं, कोई एप्लीकेशन का नाम दे देगा, पूछेगा ये वेब ब्राउज़र है कि क्या है, या पूछ देगा कि इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए वेब ब्राउज़र कौन कौन से आते हैं। सबसे ज़्यादा आज के डेट में फेमस है गूगल का क्रोम, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका मोजिला का फायरफॉक्स है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ये सब याद रखना है आपको। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जब आप एक वेब ब्राउज़र को स्टार्ट करते हैं तब ब्राउज़र में लोड होने वाले पेज, यानी कि स्टार्ट करते ही जो अपने मन से खुला हुआ आता है, जब भी हम कोई वेबसाइट का नाम नहीं डाले, अभी हमने वेब ब्राउज़र को ओपन किया और अपने आप खुल के आया, उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। और होम पेज की हम लोग सेटिंग कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में जा कर के कि जब हम ब्राउज़र को ओपन करें तो अपने आप कौन सा वेबसाइट ओपन हो जाए। जैसे हमें ना किसी वेबसाइट को डेली यूज करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने होम पेज में सेट कर लेते हैं। तो जब भी हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, क्रोम को ओपन करते हैं, तो अपने आप वो वेबसाइट खुल के आ जाता है, हमें उस वेबसाइट को लिखना नहीं पड़ता है कि भाई ये वेबसाइट ओपन करनी है। तो क्वेश्चन का आंसर सब लोग समझ गए होंगे कि जो अपने आप पेज खुल के आता है ब्राउज़र के अंदर, उसी को हम लोग होम पेज कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाई तो यूजफुल इंफॉर्मेशन में कौन बदलेगा? वो है आपका प्रोसेसर, ठीक है। क्या नाम है उसका? प्रोसेसर। इसी का काम होता है आपके हर एक इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग करना और फिर उसका जैसा आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट देना। इंस्ट्रक्शन लेता है इनपुट डिवाइस से, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद से वो आउटपुट डिवाइस को उसका रिजल्ट दे देता है। एक कंप्यूटर के मेन तीन बोल सकते हैं स्टेजेज होते हैं काम करने के। पहला होता है इंस्ट्रक्शन को लेना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, फिर उसका रिजल्ट देना, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोसेसर। आइए नेक्स्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर ऑफिस को समझ लें हम। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं MS ऑफिस, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहीं पर थोड़ा सा बेसिक भी पढ़ा होगा तो पहले लोग MS ऑफिस पढ़ाते हैं, क्योंकि ये वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक ऑफिस यूज के लिए आपको पता होना ही चाहिए। मैंडेटरी है, समझिए आपके लिए ज़रूरी है, ये होना ही चाहिए आपको, तभी आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई और काम करते हैं। तो जो MS ऑफिस आता है ये किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। और माइक्रोसॉफ्ट इस ऑफिस को फ्री में नहीं देता है। ये कौन सा वर्जन है? पेड है, मतलब कि पैसे लगते हैं इसको यूज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है हमें। अब ऐसे आप किसी से कॉपी करके लेके आ जाएं वो अलग बात है, बट इसका अगर आप यूज करते हैं तो आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, मीन्स इसको खरीदना पड़ता है, आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो हमें फ्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने नाम सुना हो लिनक्स का, तो लिनक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो हमें फ्री में मिलते हैं। ऐसे ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक और है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस। एक है आपका अपाचे ऑफिस, अपाचे ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस पेड है, लेकिन लिब्रे ऑफिस और अपाचे ऑफिस ये दोनों ही ऑफिस क्या है? फ्री है, इसका पैसा नहीं लगता है। आप फुल वर्जन इसका ले सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए। ये कंपनियां डोनेशन से चलती हैं, जिसको मन करता है कुछ रुपए डोनेट कर देता है, बस कंपनी उसी से चल रही है, ये कोई पैसे नहीं मांगता आपसे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अल्टरनेट भी ऑप्शन है हमारे पास है, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास? लिब्रे ऑफिस है एंड अपाचे ऑफिस है। एक और आता है नियो ऑफिस, ये भी फ्री है, नियो ऑफिस। तो ये कुछ याद रखेंगे आप। अभी क्वेश्चन में क्या है, तो व्हाट इज द प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस?
जैसे MS ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, MS वर्ड होता है लिखने के लिए, MS एक्सेल होता है कुछ भी अकाउंटिंग का काम करने के लिए, उसी तरीके से इसके अंदर यानी लिब्रे ऑफिस में सेम काम को करने के लिए बस थोड़े से नाम क्या कर दिए गए हैं, चेंज कर दिए गए हैं। नाम क्या है, देखिए कैल्क जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल के जैसा है। इम्प्रेस क्या चीज़ है, तो ये आपके MS ऑफिस के पावर पॉइंट के जैसा है, ठीक है ना। ये सब याद रखें, जरूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में प्रेजेंटेशन का पूछ देगा, दूसरे का भी पूछ सकता है। राइटर जो है वो आपके MS वर्ड के जैसा है। तो चूंकि लोगों को देखो एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट इसलिए पता होता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही MS ऑफिस सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है, बस यही बात है। नहीं तो आपको फ्री में अगर यूज करना है, पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो आप लिब्रे ऑफिस यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। अब बात ये होती है कि हम लोग कौन सा MS ऑफिस का ही पैसा देने जाते हैं। हाँ, तो आप एक होम यूजर हो, आपके घर कोई चेक नहीं करने जा रहा है, बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी की बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा जेन्युइन लाइसेंस यूज़ किया जाता है, पायरेटेड नहीं यूज किया जाता है। और जब आप जेन्युइन लाइसेंस लेंगे तो फिर आपको पर यूजर पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपको 50 कंप्यूटर में MS ऑफिस डालना है तो 50 कंप्यूटर के लिए पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक खरीद के 50 में डाल देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनियां आजकल ये ओपन ऑफिस भी यूज करने लगी हैं। क्लियर होगा सबको। MS ऑफिस का अल्टरनेट ऑप्शन कौन कौन सा है, लिब्रे ऑफिस, अपाचे ऑफिस, नियो ऑफिस, जो कि फ्री है। और यहाँ पर कंपैरिजन की बात करें हम लोग तो कैल्क मतलब एक्सेल, इम्प्रेस मतलब प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट, और राइटर का मतलब MS वर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में काम करता है। तो थोड़ा सा आपको और डीपली ले चलते हैं समझाने के लिए। ये देखो क्वेश्चन है नेटवर्किंग से रिलेटेड, और नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो लोकल एरिया नेटवर्क का टाइप है वो है ईथरनेट। क्या है, ईथरनेट, ये भी याद रखिएगा, ईथरनेट लैन का टाइप है। जब पहला ईथरनेट वर्जन आया था तो उसमें क्या होता था कि एक बार में एक ही कोई डेटा को भेज सकता था। कि एग्जांपल समझा रहे, समझिएगा, नेटवर्किंग थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं हम। बाकी नेटवर्किंग का डिटेल जिसको पढ़ना हो प्लेलिस्ट में जाइएगा, नेटवर्किंग नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट में जाकर पूरा डिटेल में आप नेटवर्किंग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक नेटवर्क है, हम 4 कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्किंग में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये बीच में क्या लगा दिया, उस टाइम जब पहले इथरनेट नेटवर्क आया था तो ये डिवाइस जो बीच में लगा हुआ है जो सब चारों को जोड़ने का काम कर रहा है, इस डिवाइस को हब कहा जाता था। नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका नाम क्या, हब। और ये हब के अंदर जो था एक कमी ये था कि ये चारों कंप्यूटर से सेम टाइम पर डेटा को एक दूसरे के पास नहीं कर सकता, एक एक करके पास करता था। मतलब अगर PC नंबर 1 एक डेटा PC नंबर 2 को भेज रहा है तो 1 से 2 3 को भेज रहा है मान लो, तो 1 से 3 पर जाएगा, उस बीच में 2 को किसी और के पास डेटा नहीं भेजने देगा। मतलब एक एक करके डेटा को लोग भेजते थे, ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि सेम टाइम पर दो लोगों ने डेटा भेजना स्टार्ट कर दिया तो नेटवर्क में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉलिजन बोलते हैं उसको हम लोग। और कॉलिजन होने से क्या होता है, हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है, ठीक है। कॉलिजन नहीं हो इसके लिए एक प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था जिस प्रोटोकॉल का नाम होता है CSMA, एक मिनट, हाँ, CSMA-CD, ये इसका पूरा नाम था। जहाँ पर C का मतलब करियर, S का मतलब सेंस, M का मतलब मल्टीपल, A का मतलब एक्सेस, CD का मतलब कॉलिजन डिटेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच मोड डज द बस वर्क अंडर CSMA। तो CSMA के नाम में ही उसका आंसर छिपा हुआ है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। कौन सा एक्सेस होगा, मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ये प्रोटोकॉल किस काम में आता था, कॉलिजन को रोकने के लिए।
मल्टीपल एक्सेस को रोकने के लिए। समझ गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीपल एक्सेस। कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन। ठीक है, ये यूज होता था आपके वायर्ड नेटवर्क में, यानी केबल से जो बनाते थे, और अगर वायरलेस का यूज करके बनाते थे उसमें यूज होता था आपका CSMA CA। ठीक है, CSMA CA यूज होता था इसमें, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन अवॉइडेंस। क्लियर होगा सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान के बीच संसार के नियम कहलाते हैं। थोड़ा हिंदी में जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार आप, इसलिए कभी कभी जब क्वेश्चन आए तो उसको इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। व्हाट आर द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन द सेम मॉड्यूल कॉल्ड। आइए इस बात को हम समझें। इसके लिए भी थोड़ा सा आपको नेटवर्किंग पढ़ना पड़ेगा, और आपको एक सजेशन देंगे कि आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, प्लेलिस्ट में नेटवर्किंग के प्लेलिस्ट में जाइएगा, और उसमें एक टॉपिक दिया हुआ OSI मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। आप ये OSI मॉडल जा कर के पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से हमने हिंदी में उसको समझा रखा है। OSI मॉडल को 2 वीडियोज हैं, एक वीडियो में पूरा का पूरा थ्योरी समझाया हमने, और दूसरा जो वीडियो है समझिए उसमें क्वेश्चन आंसर हमने समझाया है। अगर आप लोग उस वीडियो को जाके देख लोगे पूरा, तो ये समझो कि नेटवर्किंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर नेटवर्किंग में OSI मॉडल का वीडियो जरूर आप लोग देख लेना। उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उसको हम क्या कहते हैं जो सेम मॉड्यूल के बीच में वो काम करता है, एक रूल। तो आपको ये समझाएं कि देखिए, नेटवर्किंग में हम कोई भी काम करते हैं ना, मान लीजिए 2 डिवाइसेज हैं और इनके बीच में कोई भी डेटा हमको क्या करना है, कम्युनिकेट कराना है, सेंड रिसीव कराना है। ये 2 डिवाइसेज हैं और इनके बीच में कुछ भी लेन देन करना है, तो कुछ भी लेन देन करने का एक रूल होता है। ठीक है, और जब तक वो रूल दोनों में सेम में इनेबल नहीं होगा, हम उस कम्युनिकेशन को नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर अपना कोई वेबसाइट बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल काम करता है वेब ब्राउजिंग के लिए। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? HTTPS या HTTP, दोनों में से कोई भी। तो अगर वेब सर्वर है जो हमें वेबसाइट दे रहा है, तो हमारे इस कंप्यूटर में भी यही सेम प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? इनेबल होना चाहिए। अगर सेम प्रोटोकॉल इनेबल है तभी हम क्या कर सकते हैं, दूसरे डिवाइस से हम डेटा को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन द सेम मॉड्यूल कॉल्ड, तो वो होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक्चुअली क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी काम को कराने के लिए। कुछ भी नेटवर्किंग में आप काम करोगे ना, हर काम को करने का एक प्रोटोकॉल होता है, एक रूल होता है। ठीक है, उस रूल को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बोला कि अगर डिटेल पढ़ना है तो जरूर जाके प्लेलिस्ट में एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के बिट्स में क्या अंतर है? अब देखो, यहाँ पर भी थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में सिस्को के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, 6 वीडियोज हमने डाल रखे, पूरे आधे आधे घंटे, 40-40 मिनट का, मतलब 3 से 4 घंटे का पूरा टॉपिक हमने IP एड्रेस को समझाया है। अगर किसी को लगता है कि हमको IP एड्रेस पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, सिस्को के प्लेलिस्ट में, और 5 से 6 वीडियो हैं उसमें IP एड्रेस का। वो वीडियोज अगर आप लोग देख लोगे तो पूरा का पूरा डीपली आपको समझ में आ जाएगा कि IP क्या चीज़ होती है। यहाँ अभी आपको हम समझाएं तो देखिए, IP पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी एक क्या प्रोटोकॉल है। इसका काम क्या है? किसी भी डिवाइस का ना एड्रेस देना। जैसे भाई आपका घर होता है तो आपके घर का एक एड्रेस होता है ना, कि हाउस नंबर इतना है। ऐसे ही जब नेटवर्किंग का आप काम करते हो, अगर कई कंप्यूटर्स को आप ऐसे नेटवर्क में जोड़ रखे हो, तो मान लो कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 3 को कैसे पहचानेगा? ये 1 है, मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब 1 से डेटा अगर 4 पर भेजना है, तो ये कंप्यूटर कैसे क्या बताएगा जिससे 4 का डेटा उसके पास आ जाएगा? तो नेटवर्क में हर कंप्यूटर को, हर डिवाइस को एक आइडेंटिटी दी जाती है, एक एड्रेस दिया जाता है, एक पहचान दिया जाता है, उसी को हम लोग IP कहते हैं। ठीक है,
एक एग्जाम्पल लिखे अगर हम आईपी का, तो देखो आईपी ऐसे लिखा जाता है। मान लो ये एक आईपी हम लिख रहे हैं 10.0.0.1, तो ये एक आईपी है। ऐसे ही इसको दे देंगे 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4, ऐसे करके हम आईपी दे देंगे। तो इसी आईपी का यूज करके ही कंप्यूटर एक दूसरे को पहचानेंगे। कुछ भी डेटा लेन देन करना होगा इसी आईपी से लेते हैं। हर वेबसाइट की आईपी होती है, हर होस्ट की आईपी होती है, हर कंप्यूटर की आईपी होती है, जो भी। और यहाँ तक कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना, तो इस मोबाइल फ़ोन की भी आईपी होती है, तभी इसमें इंटरनेट चलता है। मतलब इस आपके मोबाइल को बाहर दुनिया से कैसे समझा जाता है, तो आपके मोबाइल के आईपी एड्रेस से आपको पहचाना जाता है। आप अगर कोई वेबसाइट ओपन करने जा रहे हो, तो आपका रिक्वेस्ट अगर उस वेबसाइट के पास जाता है कि हमको ये वेबसाइट चाहिए, तो वो आपको कैसे पहचानता है? आपके आईपी एड्रेस से पहचानता है। ठीक है। तो बहुत पहले आईपी आया था जिसका वर्जन था आईपी वर्जन 4। फिर उसके बाद नया वर्जन इसका आया आईपी वर्जन 6, क्योंकि आईपी वर्जन 4 जो था वो न ख़त्म होने लगा। इतने ज़्यादा इंटरनेट के यूजर हो गए। टोटल 2 पे पावर 32 आईपी है आईपी वर्जन 4 में, जो कुछ करोड़ में आएगा। और आईपी वर्जन 6 में टोटल आईपी है 2 पे पावर 128। इतनी आईपी एड्रेसेज हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कितने बिट का होता है, तो इसका आंसर तो सिंपल है, 32 बिट का होता है आईपी वर्जन 6 और 128 बिट का होता है आईपी वर्जन 6। हमने बताया कि और डिटेल जिसको पढ़ना होगा वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत डिटेल में हमने आईपी वर्जन 4 और 6 में डिफरेंसेस समझा रखा है आगे। ठीक है। तो अभी आईपी वर्जन 4 और 6 कितने बिट का होता है, अगर सिर्फ ये पता करना है, तो 4 32 बिट का और 6 128 बिट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। अब ये वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हम लोग वर्ड्स को लिखना, एडिट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ये सब सारा काम करते हैं। किसी भी वर्ड को लिख करके उसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है उसका नाम है एमएस वर्ड। क्या नाम है उसका? एमएस वर्ड नाम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, ये पूछा है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, यानी विंडो के अंदर ही दिया होता है। तो एमएस वर्ड विंडो के अंदर नहीं होता है, ये आपको पता रखना पड़ेगा। ये किसके अंदर होता है? एमएस ऑफिस के अंदर होता है। आप एमएस ऑफिस डालेंगे तब आपको एमएस वर्ड मिलेगा। ऑलरेडी क्या होता है? तो ऑलरेडी जो होता है उसका नाम है वर्ड पैड। ये ऑलरेडी आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर होता है। आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर को नया नया फॉर्मेट करोगे, विंडोज 7 डाल दो, विंडोज 10 डाल दो, कोई भी, उसमें आपको वर्ड पैड डला डलाया मिलेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको डालना पड़ता है। किसके अंदर होता है ये? एमएस ऑफिस के अंदर। आप एमएस ऑफिस डालोगे तब एमएस वर्ड मिलेगा। बट क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड पैड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्लाउड स्टोरेज देने वाली वेबसाइट का नाम है। क्लाउड क्या चीज़ है? इंटरनेट पर एक ऐसा स्पेस जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो क्लाउड स्टोरेज है। सिर्फ क्लाउड का ये डेफिनेशन नहीं था जब भी हमने बताया अभी कि इंटरनेट पर जहां भी हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं उसको हम क्लाउड कहते हैं। नहीं, क्लाउड स्टोरेज का डेफिनेशन यह है कि इंटरनेट पर एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा जगह जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर कर पाते हैं और किसी भी लोकेशन से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं, किसी भी डिवाइस से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं, उसको हम क्लाउड कहते हैं। और आज के डेट में क्लाउड पे हर काम होता है। जो आप एक अपने फिजिकल कंप्यूटर पे करते हो ना, वो सारे काम आप क्लाउड पे कर सकते हो। यहाँ तक कि अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लो, वहीं एक वर्चुअल कंप्यूटर तैयार कर लो, सर्वर तैयार कर लो, सब कुछ आजकल क्लाउड पे होता है। फिलहाल अभी यहाँ पर क्लाउड क्या है आपको समझना है। और हाँ, आपको अगर क्लाउड और डिटेल में पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट एक बना हुआ है AWS के नाम से, अमेजॉन वेब सर्विस। अमेजॉन के क्लाउड के बारे में हमने उसमें कई वीडियोज बनाए हुए हैं, जाकर के आप देख सकते हो, जिसको भी अमेजॉन क्लाउड के बारे में पढ़ना होगा। आइए अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमें क्लाउड स्टोरेज देती हैं। तो गूगल का गूगल ड्राइव है, जिसमें आप अपने मोबाइल का बैकअप रख सकते हो, रखते भी हो, कॉन्टैक्ट वगैरह सब सेव करके रखते हो, तो वो तो देता ही देता है।
माइक्रोसॉफ्ट का स्काई ड्राइव ये थोड़ा सा पुराना हो गया, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम चेंज कर दिया है, अब इसका नया नाम है वन ड्राइव। ठीक है, वन ड्राइव। तो माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव भी एक क्लाउड स्टोरेज है, और यांडेक्स का डिस्क क्लाउड सर्विस करके नाम है उसका, क्लाउड सर्विस एक्चुअली ई छूट गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, क्लाउड स्टोरेज देने वाली कंपनी है। वैसे इसमें क्या होगा, सभी सही होगा। और अगर कुछ आपसे नाम पूछे जाएं, ड्रॉप बॉक्स, ये भी क्लाउड का स्टोरेज आपको देता है। अमेजॉन का AWS का S3 आता है, इस पर भी अपना डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। आइए आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट किसके लिए किया जाता है इस्तेमाल? तो शॉर्टकट्स भी आपको थोड़े से याद रखने पड़ते हैं। एक वीडियो जो आप लोग को हम बना के देंगे जिससे पूरे शॉर्टकट्स रहेंगे, क्योंकि शॉर्टकट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी के लिए सही आंसर हो जाएगा मिनिमाइज करने के लिए। विंडो को मिनिमाइज करना हो अगर, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। या अगर पूरे विंडो को, ये जैसे क्या है ना, एक ओपन विंडो को मिनिमाइज करने के लिए पूरे विंडो को मिनिमाइज करना है तो आप विंडोज की +D दबा सकते हो, तब पूरा का पूरा विंडो मिनिमाइज हो जाएगा। एक विंडो कंट्रोल शिफ्ट एम से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ईमेल CC क्या दर्शाता है? तो थोड़ा आइए इसको भी समझें हम लोग। ईमेल, जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं। अगर मेल आपने भेजा हो, जैसे मान लो मेल का ये विंडो खुलता है तो सबसे ऊपर लिखा होता है टू, फिर उसके टू में आप किसी की ईमेल आईडी डालते हो, फिर आता है CC, फिर आता है BCC, फिर आता है सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद से मैसेज बॉडी जिसमें आप मैसेज लिखते हैं, सबसे नीचे क्या ऐड होता है उसको हम बोलते हैं सिग्नेचर। तो इतनी चीज़ें ईमेल के अंदर आपको समझना ज़रूरी है। टू का मतलब क्या है, जिसको आप ईमेल भेजने जा रहे हैं उसकी ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पर। CC क्या है, उस ईमेल आईडी की एक कार्बन कॉपी आप किसी और को भी भेजना चाहते हैं। मतलब मेल आप किसी और को भेज रहे हैं लेकिन ये चाहते हैं कि उसकी एक कॉपी किसी और के पास भी चला जाए, तो आप उसकी ईमेल आईडी CC में लिख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग को यहाँ पर मिल गया कि व्हाट CC शो इन ईमेल। तो CC क्या बताता है, कार्बन कॉपी बताता है। लेकिन थोड़ा और समझ लें हम लोग। BCC क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम ये चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी जिसकी ईमेल आईडी हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसके पास भी जाए, लेकिन टू वालों को और CC वालों को ये नहीं पता चले कि हमने किसी को BCC भी किया हुआ है। फिर से समझिए, टू में हमने मान लो यूजर नंबर 1 की ईमेल आईडी डाल दिया, CC में यूजर नंबर 2 का और BCC में यूजर नंबर 3 का ईमेल आईडी डाल दिया। टू और CC में जिसका जिसका ईमेल आईडी हमने ऐड किया है उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमने किसी की ईमेल आईडी BCC में लिख करके इस सेम ईमेल की कॉपी हमने भेज दिया है। जबकि BCC वाले को ये पता होगा कि हमारे अलावा ये कॉपी टू में इनके पास और CC में इनके पास भेजा गया है। तो जब हम कभी कोई ईमेल भेजते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि पता चले किसी को कि हमने एक कॉपी किसी और के पास भेज रखा है, तो हम लोग ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी भेजते हैं, जिसको बोलते हैं BCC। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वीडियो अब यहीं पर फिनिश करना पड़ेगा, स्लाइड हमारे फिनिश हो गए, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जो भी आप कर सकते हैं, जो भी हेल्प कर सकते हैं करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, जिससे देखो जितने ज़्यादा लोग देखते हैं ना उतना ज़्यादा मन करता है और वीडियोज़ बनाने का, तो हम काफ़ी फिर आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे। आप लोगों को बस एक छोटा सा सहयोग यही करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।